नोट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड आपने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का करना है। तो इसका एक ही मेथड है, दैट इज़ बर्कले एंड हार्टलेज मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं, हम ऑस्मोटिक प्रेशर नोट करते हैं। इसमें जो हम सेटअप लेते हैं वो कुछ इस तरह का होता है कि ऊपर तो हम सॉल्यूशन लेते हैं, बीच में हम सॉल्वेंट लेंगे, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी है, यहाँ भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या रखा है, सॉल्यूशन अगेन। ठीक है, अब जो ये सॉल्वेंट है, भाई बात क्यों हो रही है, कोई प्रॉब्लम? दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये सॉल्वेंट वाला पार्ट है, ये सॉल्वेंट वाला पार्ट, इसको हमने एक्सटर्नल किससे जोड़ा हुआ है, कैपिलरी इंडिकेटर से। यहाँ भी सॉल्वेंट है, हेयर कैपिलरी इंडिकेटर। इसका काम क्या होता है हम बताएंगे आगे। इजी सा मेथड है, बस इसको थ्योरेटिकली और एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने रिजर्वर भी लगाया है, यहाँ हमने कॉर्क लगाई है ताकि अगर हमें सॉल्वेंट और ऐड करना हो तो हम यहाँ डाल सकते हैं स्टोर करने के लिए। सॉल्यूशन को हमने किससे कनेक्ट किया है, बाहर पिस्टन से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे इसको हमने प्रेशर गोज से भी कनेक्ट किया है प्रेशर नोट करने के लिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ हमारा पर्पस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को नोट करना। ठीक है, अब देखो तुमने बीच में सॉल्वेंट लिया है और यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, और इनके सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, बीच में क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में क्या अटैच किया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब हम सेमी परमिएबल से मेम्ब्रेन लगाते हैं बीच में, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की टेंडेंसी क्या होगी कि वो लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से, इधर क्या देख रहे हो बुक में, जब यहाँ बता रहे हैं एक बार यहाँ देख लो, घर जाके देख लेना बुक। सॉल्वेंट पार्टिकल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ भी मूव करेंगे और यहाँ भी मूव करेंगे। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ से जहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये जो कैपिलरी इंडिकेटर से यहाँ से जो लेवल होगा सॉल्वेंट का, वो क्या आएगा, डाउन आएगा। हम यहाँ से लेवल देख लेंगे कि इसका डाउन आ रहा है। अब इस लेवल को कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पिस्टन लगा है सॉल्यूशन साइड, इस साइड हम कितना प्रेशर लगाएंगे, इतना प्रेशर लगाएंगे कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में एंटर ना हो सके। जस्ट इतना ही प्रेशर लगाना है। उस जस्ट मिनिमम एक्सेस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस तो पता है ना सभी को क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का एंटर होना फ्रॉम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन साइड। ठीक है, अब वो तो ऑस्मोसिस के थ्रू स्पॉन्टेनियस हो रहा है, हमें उसको क्या करना है, रोकना है। उसको रोकने के लिए हम सॉल्यूशन साइड पे क्या लगाएंगे, प्रेशर। जब तुम सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगाओगे तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर जा रहे थे वो वापस आना शुरू कर देंगे। ठीक है, उस मिनिमम एक्सेस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ में आ गया। वो जितना हम पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे, कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है वो हम कहाँ से नोट कर लेंगे, प्रेशर गोज से। और इस मेथड का पर्पस क्या है, क्या नोट करना है, इसका पर्पस ऑस्मोटिक प्रेशर नोट करना, और ऑस्मोटिक प्रेशर हम यहाँ से नोट कर लेंगे। किसी को समझ नहीं आया, ऐसा दिख रहा है ना।
ब्लैंक बैठे हैं सारे। क्या किया है हमने इस एक्सपेरिमेंट में? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र किया है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हमने क्या किया है, पहले तो स्मूथली ऑस्मोसिस होने दी, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स को एंटर करने दिया। फिर हमें यहाँ से पता चल गया कैपिलरी इंडिकेटर लेवल से कि सॉल्वेंट का लेवल नीचे जा रहा है। सॉल्वेंट का लेवल नीचे जा रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स ने ऑस्मोसिस कर ली है। ऑस्मोसिस कर ली है और वो यहाँ भी एंटर कर चुके हैं और यहाँ भी एंटर कर चुके हैं। अब हमें इस प्रोसेस को रोकना है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल जहाँ एंटर कर रहे हैं वहाँ पे हम बाहर से प्रेशर लगा देंगे। जब तुम वहाँ से बाहर से प्रेशर लगाओगे तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे थे वो वापस आना शुरू कर देंगे सॉल्वेंट साइड ही। ठीक है, सो इस मिनिमम एक्सेस प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो बस इतना ही होगा कि वो सॉल्वेंट पार्टिकल को एंटर ना करने दे। ठीक है, इतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी। जो सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन साइड में है ना, वो सॉल्वेंट साइड आना शुरू कर देंगे, वो हमें नहीं करना। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनटू द सॉल्यूशन साइड। ठीक है, या तुम इसको शॉर्ट में बोल देते हो टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ऑस्मोसिस। समझ में आ गया? उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिफाइन करते हैं, पाई से। एंड पाई का फॉर्मूला क्या होता है, अब तुमने इसका डेरिवेशन नहीं करना। ठीक है, तुम्हें ये फॉर्मूला एज इट इज करना है। पाई इज इक्वल टू क्या होगा, CRT। ठीक है, वेयर C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में ऐड किया है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, R की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर डिग्री पर मोल। एंड T इज़ द टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है, N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो N2 किसके इक्वल हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो ये हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू W/m इंटू VRT। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, अब इस मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर हम नोट कर सकते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर हम जनरली सारे कंपाउंड्स का इस मेथड से नोट नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली सारे कंपाउंड्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हायर होता है, तो उसको मेज़र करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखो इसका एक और एप्लीकेशन है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी कैलकुलेट किया था, क्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से हम, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है ना, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन क्या है कि उसके एंड वाले फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे उसके फॉर्मूला में, तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मोलिकुलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। यहाँ से तुम m को इधर ले जाओ, जब m को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, WRT बाय पाई V। यहाँ से क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं कि अगर तुम्हें किसी सोल्यूट का मोलिकुलर मास निकालना है तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे निकालेंगे। ठीक है, जनरली अब जो मैं चीज़ बता रही थी, हम सारे कंपाउंड्स का मोलिकुलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोस्टली कंपाउंड्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आता है और उसको नोट करना इस मेथड से डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो जनरली कंपाउंड्स के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, या तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के केस में क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब पॉलीमर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह के जो जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या होती हैं, लेसर हो जाती हैं, लोअर हो जाती हैं या लेसर हो जाती हैं। ठीक है, तो
तो उनके लिए यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए कौन सा वाला मेथड सही रहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज़ यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग देयर मोलिकुलर मास। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए अगर मोलिकुलर मास निकालना है तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। और अगर बाकी कंपाउंड्स के लिए आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लिया है, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसमें एक न्यूमेरिकल लिख लो। जिसके पास बुक है वो पेज नंबर 55 निकाल लेंगे मॉडर्न्स की। लिखो स्टेटमेंट 35 ग्राम ऑफ यूरिया, फटाफट से लिखो। 35 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 35 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फटाफट लिखा हुआ है 35 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। अनसोल्ड है ये, एट 20 डिग्री सेल्सियस। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? आप लिख नहीं रहे हो? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आर की वैल्यू ये दी है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आर की वैल्यू ये दी है। निकालो इसको। कैसे निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर? इसी फॉर्मूला से निकालना है, पाई इज इक्वल टू N2/V इंटू RT। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। किसके निकालेंगे? देखो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम हमें दी है, कितनी दी है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें एक चीज़ देखो, जो हमें आर की वैल्यू पुट करनी है, इधर देखो एक बार सारे, इस फॉर्मूला में, इस न्यूमेरिकल में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम कितनी है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो तुमने आर की वैल्यू पुट करनी है वो लीटर में रखनी है, तो इसको भी तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। एज वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और ml को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब से। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे? बोलो, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/10 लीटर। टेम्परेचर कितना दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस। अगेन हम आर की वैल्यू, इसमें तो टेम्परेचर आ नहीं रहा, बट हम टेम्परेचर केल्विन में ही रख देते हैं, एटमॉस्फेयर हाँ पर डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 293 केल्विन। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी N2 निकालना है। N2 क्या होगा? गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट कितना है? 35 ग्राम। यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 ग्राम पर मोल होता है, तो 60 ग्राम पर मोल रख देंगे यहाँ पे। यहाँ से N2 की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू पुट करके निकाल देंगे वैल्यूज़। ठीक है, हो जाएगा। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में एक तो इस तरह का न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं जो कि इजी है, और एक और तरह का न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, वो सोल्ड में दिया है आपके पेज नंबर 54 पे, एग्जाम्पल 5। इसमें क्या दिया है? आप दोनों के पास बुक नहीं है? बुक ले लो भाई, लेनी तो है ही, क्लास में भी ले आया करो फिर। एग्जाम्पल 5 में क्या दिया है? हमें दो सॉल्यूशन दिए हैं, अलग अलग हैं वो सॉल्यूशन। ठीक है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, लेकिन उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है। अब जो सॉल्यूशन 1 है उसमें यूरिया का मास कितना है?
हम W1 मान लेते हैं उसको, यूरिया के मास को, ठीक है। वो कितना है 13.5 ग्राम। यूरिया का मोलिकुलर मास कितना होता है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। और जो इसके सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो कितनी है 500 ml, ठीक है। उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन 2 की बात करें, सॉल्यूशन 2 में इसने सुक्रोज का सॉल्यूशन दिया है, लेकिन सुक्रोज का गिवन वेट नहीं दिया। इसका मोलिकुलर मास कितना होता है सुक्रोज का 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। वॉल्यूम कितने दिया है 500 ml। दोनों के सॉल्यूशन की वॉल्यूम सेम है। उसने ये बोला है कि इन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है, ठीक है। आइसोमोटिक सॉल्यूशन है इनका, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो हमें इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ सुक्रोज। हमें W2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, दोनों सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सेम है। नाउ π1 इज इक्वल टू, अब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन तो अलग अलग है, ठीक है। तो C1RT इज इक्वल टू C2RT, टेम्परेचर भी सेम है, R की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। C1 किसके इक्वल होगा N2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। सो N1 बाय V, और यहाँ पे क्या होगा N2 बाय V। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी सेम है, ठीक है। तो N1 इज इक्वल टू क्या होगा N2। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी यहाँ पे सोल्यूट क्या है यूरिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा W1 बाय M1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा W2 बाय M2। ये यूरिया के लिए है ना, ये किसके लिए है सुक्रोज के लिए, ठीक है। हमें निकालना क्या है W2, बाकी सारी चीज़ें तो दी है ना हमें, तो W2 निकाल लेंगे, W1 इंटू M2 बाय M1। ये वैल्यूज पुट करो और वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे। कितना आ रहा है आंसर बताओ। 769, 76.95 ग्राम आ रहा है। हाँ 13.5 है, हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक और करा देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद तुम्हें फ्री कर देंगे। हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी कर ली है, ऑस्मोसिस और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोनों के हमने थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन नहीं किए थे, लेकिन जो अब नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ करेंगे इनके थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करने हैं। ये जो भी नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये पहले वाली दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, उसमें हमें सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, क्यों होता है। एलिवेशन मतलब राइज होना, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का राइज होना, ठीक है। अब हम ये किस केसेस में डिस्कस करेंगे, जो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाला केस किया था। जब हम किसी सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उससे इंटरेक्ट करके उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी को भी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन में तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इन अ वे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके वेपर्स कम बन रहे हैं तो उसका, अब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज किसके कंपैरिजन में हो रहा है, बोलो किसके कंपैरिजन में हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। एक तो तुमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, उसमें तुमने सोल्यूट नहीं डाला, सोल्यूट कैसा, नॉन वोलेटाइल, जिसके वेपर नहीं बन रहे,
तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा जिसमें तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया हुआ है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर तो इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट के प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन। इस पॉइंट को बोलेंगे Z पॉइंट। देखो अभी तुम्हें यहाँ दो ग्राफ्स दिख रहे हैं, एक सॉल्वेंट के लिए ग्राफ दिख रहा है, एक सॉल्यूशन के लिए। ग्राफ किस चीज़ का है? ये वेपर प्रेशर का। इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करके तुम्हें क्या लग रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या है? कम है। ग्राफ में दिख रहा है ना कि इसका वेपर प्रेशर इससे तो ज़्यादा है। ये हम ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं ये किसके वर्सेस है? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो ग्राफ से पता लग रहा है कि जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो अगर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? हमारे टॉपिक का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर। मतलब उस टेम्परेचर पे जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट बॉयल होना शुरू कर देता है, ठीक है। अब देखो जो ये सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। अब मान लो ये T0 टेम्परेचर है, T0 पे इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे है, Z पे है, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर T0 पे एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट है वो T0 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा। लेकिन जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर T0 टेम्परेचर पे कितना है? PS है। PS इज नॉट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये बॉयल नहीं होगा। इसको बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? राइज करना पड़ेगा। जब तुम टेम्परेचर राइज करोगे तो इसका वेपर प्रेशर Z से कहाँ पहुँच जाएगा? Y पे पहुँच जाएगा। जब इसका वेपर प्रेशर Z से Y पे पहुँचा तो इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और इस टेम्परेचर पे हमें सॉल्यूशन का क्या मिल गया? बॉइलिंग टेम्परेचर। समझ में आया ये ग्राफ कैसे बनाया है? ठीक है। तो T0 पे तो हमें प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर मिलता है और TS पे हमें किसका मिलता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम था तो उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पहुंचाने के लिए हमें उसके टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का जो ये ज़्यादा वाला टेम्परेचर है इसके कंपैरिजन में इसको हम क्या बोल देते हैं? डेल TB, ठीक है। एंड डेल TB इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? TS माइनस T0, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। अब ये जो डेल TB है यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कितना होगा? बस थोड़ा सा रहता है ये,
बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कितना होगा, जितना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, यानी डेल टी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बोलो। सॉल्यूशन का ये जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर से कितना ज़्यादा होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है। जितना उसका वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए हमें उसके बॉइलिंग टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल टी बी किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। ठीक है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। समझ में आया ये कैसे रिलेट किया है। सो डेल टी बी is directly proportional to x2 and x2 is equal to n2 by n1 plus n2। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हम इसको स्मॉल k से रिप्रेजेंट कर देंगे इनटू n2 by n1 plus n2। ठीक है, इसके बाद हम n2 को किसके इक्वल रख सकते हैं, डेल टी बी इज इक्वल टू स्मॉल k, n2 इज इक्वल टू, बोल ले रहे हो तुम, सो रहे हैं ना सारे, है ना। अब देखो इसमें एक चीज़, अब जो ये हम अप्लाई करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाला केस, कि हमने सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, वो किस केस में ऐड करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, जहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। सोल्यूट के लिए ये है नंबर ऑफ मोल्स, अगर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, यानी N2 इज लेस देन N1। ठीक है, N2 किसके इक्वल है, W2 by M2 इज लेस देन W1 by M1। सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू दिस। Thus we have डेल टी बी किसके इक्वल हो गया, K इंटू W2 बाय M2 इंटू, ये इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, M1 को ऊपर ले जाएंगे, M1 बाय W1। ठीक है, नाउ W1 बाय M2 कैन बी रिटन एज N2 विच डिफाइंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय W1। इसको हम एक टर्म का नाम दे सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है, मोलैलिटी। ठीक है, पता है ना मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये किसके इक्वल होता है, मोलैलिटी के। इसको स्मॉल m से लिख देंगे इंटू m1 इज इक्वल टू डेल टी बी। ठीक है, अब सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास क्या होगा किसी सॉल्यूशन के लिए, कांस्टेंट होगा, वेरी क्या करेगी उसकी सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो K इंटू M1 को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, KB। ठीक है, एंड KB इंटू M। सो डेल टी बी इज इक्वल टू KB इंटू M। ठीक है, तो इससे तुम एक छोटी सी डेफिनेशन ड्राइव कर सकते हो। डेल टी बी क्या हुआ, कितने बजे है, बस एक ही मिनट की इसमें से डेफिनेशन निकलनी है, वो बतानी है मैंने। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, अब कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है, तो उसके लिए डेल टी बी किसके इक्वल आ गया, के बी के। और के बी क्या होता है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब तुमसे पेपर में इसकी एक नंबर में डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और अगर ये पूरा आर्टिकल पूछ लिया तो तुम्हें डेफिनेशन भी उसमें बतानी है। ठीक है, सो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज इट इज़ इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट for a 1 molar solution in which 1 gram of solute is dissolved in 1000 gram of the solvent। ठीक है, तो जो Kb की यूनिट होगी वो किसकी यूनिट होगी, जो डेल Tb की होगी, यानी डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। ठीक है, या फिर केल्विन पर मोल। ठीक है।